हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के कुछ नियम बताऊंगी। मतलब हिंदी से संस्कृत में जो ट्रांसलेट करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसे मैं बताऊंगी। इस रूल्स को जानने के बाद आपको जो है सो आपको ट्रांसलेट करने में, मतलब अनुवाद करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप अच्छे से समझ सकेंगे कि कैसे हम किसके साथ वो कौन सी विभक्ति लगाएंगे, कि कारक चिन्ह किस कारक चिन्ह के साथ कौन सी विभक्ति आएगी, तो इसके साथ आपको इजीली आप उसको बना पाएंगे। अब जैसे है, एक पहला रूल है, मतलब पहला नियम है, साथ वाले शब्द के साथ तृतीया विभक्ति होती है। मतलब कि जैसे साथ वाला जो शब्द रहता है, जैसे आपको मैं एक लाइन बता रही हूँ, राम श्याम के साथ जा रहा है। यहाँ जो आप के साथ आप देख रहे हैं, के साथ वाला वर्ड जो है, ये आपको जो है यहाँ पर के साथ के वर्ड के साथ आपको कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। तो आप राम श्याम के साथ जा रहा है, तो इसको कैसे आप अनुवाद करेंगे? राम श्याम का क्या हो जाएगा तृतीया विभक्ति में? श्यामेन। और के साथ का संस्कृत क्या होता है? स। राम श्यामेन स जा रहा है, क्या क्या होगा? गच्छति। तो अब आप इसे, आपको इसमें कुछ रॉन्ग नहीं होगा, आपका सेंटेंस अच्छे से बन गया। राम श्यामेन स गच्छति। अब गति वाले शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। गति वाले शब्द मतलब जहाँ आपको जाने का बोध हो रहा है, मतलब आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर जो है सो क्या होता है, हम जो है सो द्वितीय विभक्ति का यूज करते हैं। अब जैसे छात्र विद्यालय जा रहा है, तो छात्र कहाँ जा रहा है बच्चों? विद्यालय जा रहा है। मतलब गति हो रही है, मतलब मूवमेंट हो रहा है आपको। तो मूवमेंट वाले के साथ हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। इसका क्या होगा ट्रांसलेट, अनुवाद क्या होगा? छात्र विद्यालय का द्वितीय में क्या हो जाएगा? विद्यालयम। विद्यालयम, सॉरी, विद्यालयम विद्यालयम गच्छति। समझ गए आप लोग? अब दिशा बताने वाले शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। दिशा बताने मतलब कि दिशा मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ जो है सो आपको द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे हम किसी को बता रहे हैं कि वो किधर जा रहा है, चारों ओर। अब जैसे चारों ओर है, उस ओर है, दोनों ओर है। जैसे परिता, परिता का क्या मतलब होता है? चारों ओर। चारों ओर का मतलब संस्कृत में हम परिता बोलते हैं चारों ओर को, अभिता बोलते हैं दोनों ओर को, और प्रति मतलब और, मतलब किस किस ओर हम जा रहे हैं। अब आप इसको थोड़ा, आप इस कुछ हम मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगी, अनुवाद करके, तब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहन विद्यालय की ओर जा रहा है, तो की ओर जा रहा है मतलब आपको डायरेक्शन का पता चला, दिशा का पता चला। तो आप इसमें क्या होगा, कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति। ठीक है। तो इसका क्या होगा संस्कृत? आपको इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मोहना विद्यालय का, विद्यालय में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे क्योंकि ये डायरेक्शन का बता रहा है। तो यहाँ पर होगा आपको विद्यालयम। और की और का क्या होगा संस्कृत? प्रति, प्रति गच्छति। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब घर के चारों ओर वृक्ष हैं।
घर के क्या है, चारों ओर। चारों ओर से दिशा का आपको डायरेक्शन का पता चल रहा है कि चारों ओर, तो आप इसके क्या लिखेंगे, घर के। तो यहाँ क्या होगा, घर में के में आपको द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो घर का द्वितीय विभक्ति, घर का क्या होता है संस्कृत, गृहम। तो गृहम, चारों ओर का मैं बताई ना, परितः। चारों ओर का क्या होता है संस्कृत, परितः। चार परितः। वृक्ष का संस्कृत क्या होगा, वृक्ष का संस्कृत वृक्ष ही होता है, और प्लुरल है तो क्या होगा, वृक्षा। और है का संति। ठीक है। घर के दोनों ओर वृक्ष है। क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, घर के दोनों ओर वृक्ष है। दोनों ओर का क्या होता है संस्कृत, दोनों ओर, इसी डायरेक्शन का पता चलता है, अभिता। तो घर का क्या होगा, गृहम अभिता वृक्षा संति। वृक्ष का बहुवचन वृक्षा संति। अब और कुछ नियम मैं बता रही हूँ। जैसे नमः शब्द के साथ कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे नमः हुआ, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो क्या लिखते हैं, नमः शब्द गणेशाय नमः। गणेश जी के साथ क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति आई, नमः के साथ गणेशाय नमः, शिवाय नमः। समझ गए आप लोग। तो नमः शब्द जहाँ पर आएगा तो वहाँ हम लोग कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अब दूसरा नियम, आगे नियम बढ़ते हैं। तो जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब दान करने वाले शब्द में जिसे हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसके साथ हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं बच्चों, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। अब जैसे है यहाँ पे मैंने एक लाइन सेंटेंस लिख रखी है, वह निर्धन को धन देता है। धन देता है, यहाँ से आपको पता चलता है किसको धन देता है, तो निर्धन को। तो यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। और जो चीज़ दी जाती है उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। तो वह निर्धन को क्या देता है, तो धन देता है। तो वह का तो आप लोग जानते ही हैं संस्कृत क्या होगा, स। और निर्धन का चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, निर्धनाय। निर्धनाय। धन का क्या होगा द्वितीय में, धनम। देना का क्या होता है संस्कृत, ददाति। तो क्या होगा, स निर्धनाय धनम ददाति। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब दूसरा आगे हम नियम में बढ़ते हैं। भय तथा रक्षा के साथ पंचमी विभक्ति होती है। मतलब जहाँ पे आपको डर लगता है या मतलब भय के साथ या फिर रक्षा के साथ, प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ पर हम लोग क्या कौन सी विभक्ति लगाते हैं, तो पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे रमेश शेर से डरता है। यहाँ पे क्या है, शेर से। किससे डरता है, तो शेर से डरता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। तो इसका क्या होगा संस्कृत, रमेश। शेर का क्या होता है संस्कृत, सिंह। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। शेर का क्या होता है, सिंह। अब पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा, सिंह का सिंहात। और डरना का क्या होता है, विभेति। तो विभेति, तो क्या हो गया, रमेशा सिंहात विभेति। इस तरह से आप छोटे छोटे जो नियम है उस पे आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा ही ध्यान, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सो थोड़ा भी ध्यान देंगे तो उससे जो है सो आपको अनुवाद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और आपका सारा अनुवाद जो है सो सही होगा। अब मैं कुछ आगे नियम बताती हूँ, विशेषण विशेष्य।
विशेषण किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब जो जो वर्ड जो है सो क्वालिटी एक्सप्लेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन का जो वर्ड क्वालिटी बताता है उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण। विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या है? जिसकी क्वालिटी बता रहा है, जिसकी क्वालिटी बता रहा है उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य। मान लीजिए कि हम कहते हैं मीरा, मीरा एक सुंदर लड़की है, एक सुंदर, मीरा एक सुंदर लड़की है। तो इसका क्या होगा? मीरा क्या है? मीरा, मीरा जो है आपको, मीरा तो हो गया आपको नाउन, ठीक है। मीरा नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। एक सुंदर, सुंदर क्या है? तो ये है आपको विशेषण हो गया। ये एडजेक्टिव, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। और लड़की, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया आपको? विशेष्य। समझ गए? तो मीरा एक सुंदर लड़की है, तो ये जो हुआ सुंदर हुआ वो विशेषण हुआ, और लड़की जो है सो विशेष्या हो गया। तो हम लोग संस्कृत में जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो अब इंग्लिश में इसको रहता है तो मीरा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो वहाँ पर आपको उस पर ध्यान नहीं, ब्यूटीफुल है वो लड़की के लिए आप बोला, उसके सिंगुलर हो प्लुरल हो सबके लिए वो ब्यूटीफुल ही रहेगा। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, हमको जो है सो लड़की है तो लड़की के अकॉर्डिंग हमको सुंदरी, सुंदर का भी जो है सो उसका हमको वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि एक का होगा एका, लड़की है तो लड़की है, तो जैसे लड़की का संस्कृत क्या होगा? बालिका। तो बालिका का है तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे एका। जैसे आप लोग को यहाँ मैं समझा रही हूँ, जैसे एक लड़की, एक लड़की है तो कितनी लड़की है? तो लड़की, तो एक भी लड़की के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, मतलब विशेष्य के अकॉर्डिंग ही विशेषण भी चेंज होगा। जैसे एक लड़की, तो इसका होगा एका बालिका। ये एक को भी हम बोस में ही, स्त्रीलिंग में ही लगाएंगे। अब एक लड़का, अब जैसे ये पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग लड़का का क्या होगा? बालिका। अब एक है तो इसके बालक के पुल्लिंग ही हमको लिखना पड़ेगा एक, ठीक है। अब जैसे फल है, फल आपका नपुंसक है, ठीक है, एक फल। अब हिंदी में तो तीनों जगह आप लोग देख रहे होंगे कि सेम है, एक एक एक, लेकिन संस्कृत में देखिए ये जो है सो इसका लिंग, नंबर, इसके अकॉर्डिंग, मतलब जेंडर और वचन के अकॉर्डिंग जो है सो ये देखिए आपका इस, ये जो है इसके अकॉर्डिंग ये देखिए आपका चेंज हो रहा है। जैसे एक लड़का का एक बालक हो गया, एक फल, तो फल नपुंसक है तो इसका एक का क्या होगा? एकम, ठीक है। तो एकम फलम, समझ गए? अब जैसे दो लड़के, अब यहाँ कितने लड़के हैं? दो, तो दो का दो, दो बालको हो जाएगा, ठीक है। अब दो लड़की, तो लड़की के लिए का दो क्या होता है? द्वे, स्त्रीलिंग में, तो द्वे बालिका। अब दो फल, अब फल है ये नपुंसक है तो इसका हो जाएगा द्वे फले, ठीक है। तो ये जो है सो आपका जो है सो विशेषण के, विशेष्य के अकॉर्डिंग विशेषण भी चेंज हो जाता है संस्कृत में। उम्मीद है कि आप लोग बच्चों समझ गए होंगे विशेषण और विशेष्य का वो मुख्य का इम्पोर्टेंट आप समझ गए होंगे कि संस्कृत में कैसे करना है, उसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ डाउट है तो आप लोग के प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब जैसे मैं कुछ और सेंटेंस का आपको अनुवाद करके संस्कृत में बता रही हूँ। जैसे वह शुद्ध जल पीता है, तो इसका क्या होगा संस्कृत? वह का स, ठीक है, जल पीता है। तो यहाँ पर अब जल के अकॉर्डिंग ही हमको शुद्ध का भी हमको संस्कृत बनाना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा? शुद्धम, जल का जलम,
सॉरी, पीना का क्या होता है? पीब। तो एक वचन है तो लट लकार में पिबती। अब कक्षा में 20 छात्र हैं, तो इसका क्या होगा? कक्षा में, तो कक्षा में क्या होगा? कक्षायाम। ठीक है। बीस का क्या होता है संस्कृत? विसंति। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था नंबर का, तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में। विसंति छात्र का बहुवचन छात्रा संति। ठीक है। तुम विद्यालय जाओ, यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर आपको आज्ञा दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुमको विद्यालय जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? त्वम विद्यालयम जाओ का क्या होगा? गच्छ। ठीक है। हे छात्रों सदा सत्य बोलो, इसका क्या होगा? हे का क्या होता है संस्कृत? हे भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो भौ लिख सकते हैं। तो भौ छात्रा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगा देंगे। सदा का क्या होगा? सदा सत्यम वदत। ठीक है। अब यहाँ है पेड़ों पर पक्षी चहक रहे हैं। पेड़ों पर, तो यहाँ पे आपको क्या होगा? पेड़ का क्या होता है? वृक्ष। ठीक है। तो पेड़ों पर का क्या होगा? वृक्षेषु। वृक्षेषु। पक्षी का क्या हो जाता है? खगा। या फिर आप पक्षी भी लिख सकते हैं, वो भी संस्कृत भाव का पक्षी भी चलेगा। और चहकना का क्या होता है? कुजंती। कुजंती। ठीक है। अब आगे कुछ और मैं सेंटेंस कुछ बता रही हूँ। तुम गृह कार्य कब करोगे? यहाँ पर देखिए कब करोगे, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का किसका पता चलता है? भविष्य काल का। ठीक है। तो हमारा लकार भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो तुम का क्या होगा? त्वम। गृह कार्य का तो गृह कार्य ही होता है, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे होमवर्क। ठीक है। गृह कार्यम। कब का क्या होगा? कदा। करोगे क्या? कड़ी शेषी। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। अब बंदर पके फल खाता है। बंदर क्या खाता है? तो बंदर पके फल खाता है। अब फल के अकॉर्डिंग ही हमको ये पके का भी हमको विशेषण, विशेषण के अकॉर्डिंग ही हमको विशेषण का भी निर्धारण करना पड़ेगा, लिंग का और उसका वचन का। ठीक है। तो बंदर का क्या होता है? वानरा। अब फल का होगा आपको फलानी बहुवचन, तो यहाँ हम लिखेंगे फलानी। ठीक है। और पके का क्या हो जाएगा? पकानी। समझ गए आप लोग? वानरा, पकानी, फलन, फलानी, और खाना का क्या होगा था? खादत, खादती। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही, फल के अकॉर्डिंग ही हमको इसका चेंज करना पड़ा।
वह कल आएगा, ये कौन सा है? ये भी वह कल आएगा, ये भी आपका क्या है? फ्यूचर टेंस में है। तो वह का क्या हो जाएगा? स। और कल का क्या हो जाता है आपका? स्व। ठीक है। और आना का क्या हो जाएगा? आगे से टी। आ गम। आगम होता है ना आपको आना का, तो उसका हो जाएगा आपको आगमस्यति। ठीक है। उन दोनों ने पत्र लिखा। उन दोनों ने पत्र लिखा, आपको इससे पता चलता है कि पास्ट टेंस का है, तो इसका क्या हो जाएगा? उन दोनों का क्या हो जाता है? तो फिर पत्र का क्या हो जाएगा? पत्रम। ठीक है। और लिखा का लिख होता है। अब फ्यूचर टेंस नहीं, पास्ट टेंस में है, तो उसके आगे हम लोग अ लगा देते हैं, तो उसका हो जाएगा अ लिख ताम। अलिखताम। ठीक है। तो पत्रम अलिखताम। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि धातु कौन सा है, काल कौन सा है, लकार, और उसका विशेषण विशेष्य कौन सा है, फिर इसके अकॉर्डिंग ही विभक्ति कौन सी यूज हो रही है, क्या चीज़ हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सब उसका अनुवाद करेंगे। हमारा सारा अनुवाद सही होगा। और थोड़ा सा आप केवल प्रैक्टिस करें, आपको आसानी से सारा आप अनुवाद आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।